अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में रहेंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज इस सप्ताह हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच विवाद पर। संसद में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है उसको लेकर और वर्तमान में क्या परिस्थिति है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ पिछले कई दिनों से जो किसान आंदोलन जारी है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार संसद में क्या बोला है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सर, शुरुआत करते हैं भारत और चीन के रिश्तों पर राजनाथ सिंह के बयान और उसके बाद जारी राजनीति की। जी, देखिए, रक्षा मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए, 9 दौर की वार्ता हुई, डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। और शुरू कैसे हुआ आप देखिए कि वहाँ पर जो दृश्य आ रहे हैं, चीनी टैंकों के वापस लौटने की रफ्तार देखिए, मतलब कितनी तेजी के साथ वो भाग रहे हैं वापस। ये जो तेजी दिख रही है उनके टैंकों की वापस जाते हुए, ये दो चीज़ें दर्शाती है भारत की बढ़ती ताकत और ये दिखा देने की पूरी दुनिया को कि हम पूरे दमखम के साथ, पूरी आत्मनिर्भरता के साथ चीन जैसी शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं। आप चीन हमें भले ही मानता हो कि हम 1962 वाले भारत हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। भारत, ये जो इस समय का भारत है वो एक नया भारत है। रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है और खास तौर पे हमारी जो देश की सरकार है उसकी जो राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति है और आंखों में आंखें डालकर बात करने की जो उसकी एक शैली है, उससे चीन पीछे हटने को मजबूर हुआ है और चीन को बात समझ में आ गई है। और पूरी दुनिया को भारत ने दिखाया है कि किस तरीके से एकमात्र देश है भारत जिसने चीन को पूरा दमखम दिखाया है, अपनी ताकत का एहसास कराया है। और 9 दौर की बातचीत के बाद चीन को ये समझ आ गया है कि हमको अभी यहाँ से हटना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है आगे बढ़ने का। और इसके अलावा और भी जो कुछ क्षेत्र हैं वहाँ भी बातचीत जारी है। मुझे लगता है कि वहाँ से भी चीन पीछे हटेगा। ठीक है, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। अब जब कुछ दोनों देशों के बीच में जो थोड़ी सी नरमी आई है तो दोनों देश पीछे हटे हैं। जो टैंक आमने सामने थे वो टैंक उन्होंने भी हटाए हैं, हमने भी हटाए हैं। लेकिन हमने जिस तरह से डोकलाम में दिखा दिया था और अब वहाँ पे पूर्वी लद्दाख में भी हमने दिखाया है, एलएसी पर दिखा दिया है कि हम तुमसे कम नहीं हैं, हम आप पर भारी भी पड़ सकते हैं। अगर ऐसा मौका जैसा गलवान में देखा भी था चीन ने कि किस तरीके से भारतीय सैनिक भारी पड़े थे। और हम इसको सिर्फ 9 दौर की जो सैन्य स्तर पर जो वार्ता हुई है, सिर्फ ये उसी की सफलता नहीं है, ये हमारी जो कूटनीतिक चैनलों से भी जो बातचीत चल रही थी, लगातार बातचीत चल रही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो कि खुद सारे मामलों की निगरानी कर रहे थे, देख रहे थे, और क्योंकि वो चीन में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं, चीन को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, विदेश सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं, बहुत सारा अनुभव है उनके पास विदेश मामलों का। तो वो सारी चीज़ों पर लगभग 1 साल से निगाह रखे हुए थे। जो अन्य देश हैं उनके साथ भी कई सारे, देखिए, जब बातचीत होती है कि जब ऐसे मामलों से निपटना होता है तो बहुत सारे चैनल होते हैं जिनका यहाँ पर उल्लेख नहीं कर सकते कि क्या क्या सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई होगी या की जा रही है। और इसके अलावा हम देखें कि चीन को जो आर्थिक रूप से झटका दिया गया उसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। चीन का जो भारत में व्यापार है वो काफ़ी बढ़ चुका था। आप देखिए कि चाहे एफडीआई वहाँ से जो आ रही है उस पर निगरानी की बात हो, उसकी समीक्षा की बात हो, जो चीनी कंपनियां खासतौर पर दूर संचार से संबंधित जो चीनी कंपनियां हैं उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। और ख़ासतौर पे आप देखा कि हमने कि डिजिटल स्ट्राइक करते हुए लगभग 200 के आसपास चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बढ़ रहा था। तो ऐसे बहुत सारे स्टेप्स थे। और एक उससे भी बड़ा स्टेप मैं देखता हूँ ये था कि जो भारत में चीन विरोधी जो जन भावना एक आ गई थी कि हमें चीनी मोबाइल नहीं लेना है, हमें चीन का बना कोई उत्पाद नहीं लेना है, अगर इस कंपनी में चीन की इन्वेस्टमेंट है तो हमें उससे दूर रहना है। सरकारी ठेकों से जो चीनी कंपनियों को दूर किया जा रहा था या जो रद्द किए जा रहे थे उनके ठेके,
तो ये सब कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बन गया था कि चीन को लगा कि अभी तो ये भारत ही कर रहा है, और जब देखा भारत की देखा देखी दूसरे देश भी ऐप बैन करने लग गए, चीन के साथ व्यापार पर असर पड़ने लगा, तो कहीं ना कहीं चीन को ये समझ आया कि नहीं, इनसे निपटना आसान नहीं है और शांति बनाए रखने में ही सबका भला है। तो ये चीज़ें शुरुआत जो हो गई है और लगता है कि अब शांति बनी रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी चीन पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चीन अपनी कुटिल चालों के लिए ही जाना जाता है, और अभी वो बात क्या कर रहा है, पीछे से क्या कर रहा होगा, इस पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो प्रधानमंत्री भी कह चुके कि हमारी जो जवान है वो पूरी तरह सतर्क हैं और ऊंचाई पर तैनात हैं, सब चीज़ें पर निगाह रखे हुए हैं। तो सरकार भी क्योंकि चीन से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो पिछले लगभग 7 साल हो गए उनको चीन से निपटते हुए। बिल्कुल, चीन के साथ दोस्ती भी उनकी चर्चा में रही है, चीन के साथ दुश्मनी भी उनकी चर्चा में रही है। तो चीन से निपटना जानते हैं, और मुझे लगता है कि सरकार भी इन सब चीज़ों पर ध्यान रखे हुए होगी। लेकिन राहुल गांधी तो सवाल कर रहे हैं कि भारत माता के टुकड़े को चीन को दे दिया गया, आखिर ये भारत माँ के टुकड़े को किसने चीन को दिया? और साथ ही साथ फिंगर 4 की जगह जो कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं 3 पे क्यों? 3 पे हम क्यों तैनात हो रहे हैं? हम तो 4 पे हुआ करते थे। राहुल गांधी ने ऐसा दावा किया है। जी नहीं, देखिए ये तो खैर अब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका रक्षा से जुड़े जो विशेषज्ञ हैं वही जवाब दें, लेकिन जब हमारे सीडीएस की बात हो, हमारे प्रधानमंत्री की बात हो, हमारे सेनाध्यक्ष की बात हो, बार बार ये स्पष्ट किया जा चुका है कि हमारी 1 इंच जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है और कोई ही करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए बिल्कुल हर चीज़ के लिए तैयार है और हमारी पूरी तैयारी है। तो हमें कोई मतलब बचता नहीं कोई तर्क कि हम उस चीज़ पर शक करें। राजनीतिक रूप से आप शक करिए। अब जो भारत माता का टुकड़ा कहा है, तो माता भी बोल रहे हैं और टुकड़ा भी बोल रहे हैं। तो हम कैसे ये जो वर्डिंग्स हैं ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा गलत हैं कि हमने वो भारत माता का टुकड़ा कर दिया। तो हम टुकड़ा की बात नहीं कर सकते। और ख़ास बात अगर हम ये देखें तो भारत का टुकड़ा किसने किया था, विभाजन किसके किन विभाजन के जो हस्ताक्षर हुए थे वो किन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, जरा सवाल उनसे पूछ लिया जाए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, राजनीति चलती रहेगी। और चीन से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी लगातार राजनीति करते रहे हैं, लगातार वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते रहे हैं और कुछ महीनों तो लगातार रोज वो ट्वीट कर रहे थे चीन के मुद्दे पर। तो ऐसे बहुत सारे आरोप हैं, वो सब राजनीति की हैं। हमें विश्वास करना चाहिए हमारे सेनाध्यक्ष क्या कर रहे हैं, हमारे जो सेना क्या कर रही है, और हम ऐसा करके माफ कीजिएगा, अब मान लीजिए कि राहुल गांधी कहते हैं कि आपने एक टुकड़ा चीन को दे दिया, तो ये किस पर सवाल है? हमारी सेना पर सवाल है। बिल्कुल। क्या हमारी सेना अक्षम है? आपने उन सबकी मेहनत पर पानी फेर दिया, पूरी की पूरी सर्दी जिन्होंने -40 में टेम्परेचर में खड़े होकर निकाल दी, वहां पर ऊंचाइयों पर डटे हुए हैं हमारे जवान, और आप कह रहे हैं कि हमने एक टुकड़ा उधर दे दिया। हमारे वो जवान की मेहनत थी, हमारे जो जवान वहां पर पूरे तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए डटे रहे, आपने उनके शौर्य पर सवाल उठा दिया। और राहुल गांधी जिस तरह से लगातार सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, ये उसी कड़ी में उनका एक बयान देखा जाना चाहिए। इसका कोई हम राजनीतिक रूप से देखें तो बहुत सारे नेता पलटवार कर रहे हैं राहुल गांधी पर, बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, जो रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, वो भी हंस रहे हैं कि क्या ऐसी राष्ट्रीय पार्टी का बड़ा नेता, जो कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका है, वो रक्षा मामलों का ऐसा ज्ञान रखता है? अगर उसके हाथ में कभी गलती से कमान आई तो क्या होगा? और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम होते तो 15 मिनट में चीन को भगा देते। तो ये दिखाता है कि रक्षा मामलों में नासमझी है, और नासमझी वाले इस बयान पर रक्षा विशेषज्ञ हैरान है। राजनीतिज्ञ तो खैर आनंद ले ही रहे हैं उनके बयान का। न खेलब न खेले देव, खिलवे बिगाड़ देम। सर, किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान, जिस तरीके से उन्होंने दोनों सदनों में किसान आंदोलन, बाकी तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात रखी, लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाहें थी, हम सबकी भी निगाहें थी कि किसान आंदोलन पर, किसानों के प्रोटेस्ट पर प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। पूरा का पूरा निष्कर्ष प्रधानमंत्री के बयानों से क्या निकला? क्या वाकई
प्रधानमंत्री ये इशारा करने में कामयाब रहे कि ये सिर्फ राजनीतिक विषय हो गया है? नहीं, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद एक चीज़ साफ हो गई है, पहले भी दिख रही थी और स्पष्ट हो गई है कि ये सिर्फ 2.5 प्रदेशों के किसानों का आंदोलन है। किसानों का भी क्या कहें, किसान नेताओं का आंदोलन है, जिन्होंने आम कुछ किसानों को, इन 2.5 प्रदेशों के किसानों को, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को लाके यहाँ पे अलग अलग दिल्ली की जो सीमाएं हैं वहाँ पे जमा कर रखा है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि इन कानूनों में किसानों के बुरे की तो कल्पना तो छोड़िए, मतलब इसमें कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है। और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आप बार बार बताइए तो सही, हम पूछ रहे हैं आपसे, 10 दौर 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, आपको किस प्रावधान पे दिक्कत है, वो हम उसको दूर करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप इस कानून को एक मौका तो दीजिए, और जब तक ये कानून लागू रहा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, जब तक ये कानून लागू रहा, उन्होंने पूछा कौन सी मंडियां बंद हो गई हैं, किसको एमएसपी नहीं मिला है, तो ऐसा तो नहीं है, एक भी उदाहरण नहीं है। और अभी इस बार का बजट देख लीजिए, 1000 मंडियों को सशक्तिकरण की बात की गई है और ज़्यादा उनमें सुविधाओं का विकास किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो इस बार का बजट में कृषि क्षेत्र के उद्धार के लिए बहुत ज़्यादा प्रावधान किए गए हैं। और अब तक के, अगर हम बजट का इतिहास देखें, अब तक की सरकारों की तरफ से प्रस्तुत किए गए बजट का, तो इसमें सर्वाधिक कृषि क्षेत्र को मिला है। और इवन जो आप देखिए कि जो एग्रीसेस लगाया गया है, ताकि वो वहाँ पर कुछ और धन की जो एक अलग प्राप्ति होगी, उसमें उस क्षेत्र का कुछ और भला किया जा सके। तो ऐसा कहीं नहीं है कि ये कानून किसानों के खिलाफ है या कृषि क्षेत्र का बुरा करते हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो कुछ लोगों को उद्धृत किया, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चौधरी चरण सिंह हो, शरद पवार हो, सबका उन्होंने ऐसे कुछ बयानों का उदाहरण लिया है कि ये चीज़ स्पष्ट हो गई है कि अपने कार्यकाल में इन लोगों ने भी कृषि सुधारों की वकालत की थी। और आज जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस पार्टी बदल गई है, अपने पूर्ण रूप से बदल गई है, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने पलटी मार ली है, तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप लोग राजनीति कर रहे हैं। और उन्होंने जो एक नया शब्द गढ़ा है, आंदोलन जीवी, बिल्कुल चर्चा में काफ़ी है जी, वो चर्चा में काफ़ी है। और उसने जो लोग हैं, आम जनमानस है, उसके दिमाग में एक चीज़ डाल दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ कहा, ये जो आंदोलन जीवी हैं, छात्रों का आंदोलन हो तो ये दिखते हैं, वकीलों का आंदोलन हो तो ये दिखते हैं, कोई धार्मिक आंदोलन हो तो ये दिखते हैं। तो ये इनका काम ही है, ये आंदोलन के जरिए ही जीते हैं, आंदोलन के चलाना ही इनकी एक तरह से रोजी रोटी चलाने का एक साधन बन गया है आंदोलन। तो ये चला रहे हैं आंदोलन। और प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है, जो आप उनके राज्यसभा में खासतौर पर जो उन्होंने कहा अपने संबोधन में, तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह के हमले मुझ पर करते रहिए और आनंद लेते रहिए। उससे एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि इस तरीके के आंदोलन की, इस तरह के विरोध प्रदर्शनों की सरकार को परवाह नहीं है, सरकार पीछे नहीं हटेगी। सरकार जो सही कानून लाई है उसको लागू करने में उसको सफल तो रही है। और खासतौर पर सरकार पीछे नहीं हटकर एक संदेश देना चाहती है हमारे निजी क्षेत्र को कि सरकार सुधारों के प्रति दृढ़ है, संवेदनशील है और निजी क्षेत्र का सहयोग लेकर आगे बढ़ेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि बाबुओं के भरोसे देश नहीं चल सकता है, बिल्कुल निजी क्षेत्र से ही रोजगार आएगा और निजी क्षेत्र ही आम जो भी बाकी सब चीजें हैं, जो ढांचागत सुधारों की बात हो चाहे कुछ भी हो, तो उनमें सुधार कर सकता है। और वही काम चल भी रहा है, धीरे धीरे और भी चीजों का निजीकरण होगा और उसका लाभ देश को पूर्व में भी मिला है और आगे भी मिलेगा। अब बात आती है कि ये जो आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन को जिंदा रखने के लिए इन्होंने रेलवे का भी कुछ कहा है कि हम रेल रोको आंदोलन करेंगे 18 को, और भी कुछ कार्यक्रम कोई कह रहा है 2 अक्टूबर तक करेंगे, कोई कह रहा है जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक करेंगे। तो ये सब चलता रहेगा, सरकार को इसकी परवाह नहीं है, सरकार अपने मिशन पर आगे बढ़ रही है। और आप देखिए कि जो इसको कह रहे हैं कि हम एक किसान राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का आंदोलन है, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है। और अगर कहीं दिख रहा है तो विपक्षी नेता ही धरने प्रदर्शनों को आयोजित कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन को थोड़ी सी हवा दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं है। बीजेपी को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप जहां चुनाव होने वहां पर रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, उसमें कहीं नहीं लगता कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में जो भी दल हैं, उन सभी का सहयोग, उन सभी का समर्थन इन तीनों कृषि सुधार कानूनों को मिला हुआ है। जब नीतीश कुमार मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उन्होंने भी इन कानूनों का समर्थन किया है। तो ये
एक शक्ति है एनडीए की कि एकजुटता के साथ सामना कर रही है। आप चाहे ठीक है कि एनडीए में बहुत कम दल है बचे हैं, चाहे रामदास अठावले हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो या और जो भी लोग हैं, तो सब साथ हैं। अकाली दल की अपनी मजबूरी थी या जो भी राजनीतिक कारण थे वो अलग हो गए, आज भी इसकी खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को परवाह नहीं करेगी, सरकार अपने मिशन पर आगे बढ़ी। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो हमको ये तय करना है कि हमको समाधान की प्रक्रिया का हिस्सा बनना है या रुकावट पैदा करने की प्रक्रिया का हिस्सा बनना है। इसका एक अच्छा मैसेज गया है लोगों के बीच में। आम जनमानस ये बात समझ गया है कि जब प्रधानमंत्री इतना कह रहे हैं तो जरूर इस कानून में भला की बात होगी, बुरे की बात हो ही नहीं सकती है। और ये चीज़ किसानों को समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो आम किसान है वो तो इस चीज़ को समझ चुका है, जो राजनीति कर रहे हैं उनको तो रोका नहीं जा सकता। अब देखना है कि आखिर किसान आंदोलन यहाँ से किस दिशा में बढ़ता है, क्योंकि हर सप्ताह हम आखिर में यही कहते हैं कि आगे किसान आंदोलन में क्या होगा। जी, इस सप्ताह भी हम यही कह रहे हैं कि आगे किसान आंदोलन में क्या होगा, इसकी जानकारी हम पल पल आपको देते रहेंगे। आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।